मॉर्निंग स्टूडेंट। चलिए आज का शैक्षणिक यात्रा को जारी रखते हुए हम लोग कैश फ्लो स्टेटमेंट को विस्तारित करेंगे। उससे पहले कुछ बहुमूल्य बातों पर चर्चा हम लोग करेंगे। अभी कोविड-19 का दौर जारी है, अतः इस संक्रमण के दौर में हम लोग हर का योगदान बहुत ही महत्वपूर्ण है। अतः हम लोग कतई ही घर से ना निकलेंगे, अति आवश्यक होने पर घर से ही निकलेंगे और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए मास्क का प्रयोग करेंगे और समय समय से सैनिटाइजर का उपयोग करेंगे और लोगों को भी जागरूक करेंगे। जो बिना मास्क का नजर आएगा उसको हम लोग बोलेंगे मास्क पहनिए, और हम लोग इस संक्रमण के दौर से एक साथ रहते हुए निश्चित रूप से एक दिन इससे बाहर आ जाएंगे। चलिए शैक्षणिक यात्रा को हम लोग जारी करते हुए आज का हम लोग का टॉपिक है कैश फ्लो स्टेटमेंट। इसमें हम लोग अर्लियर भी बहुत चर्चा कर चुके हैं। इसका बेसिकली हम लोग क्या क्या चर्चा किया उसका हम लोग रिव्यू कर लेते हैं, फिर आगे कुछ सम्स लेंगे जिसको हम लोग सॉल्व करेंगे। जैसे कि कैश फ्लो स्टेटमेंट में हम लोग क्या देखते हैं, द्वितीय वर्ष में कैश का इनफ्लो और आउटफ्लो का कौन कौन आइटम से कैश इनफ्लो हुआ और किस किस आइटम से कैश का आउटफ्लो हुआ, और इससे हम लोग अपने बजटरी नियंत्रण करते हैं ताकि अनावश्यक जहां कैश फ्लो हो रहा है उसको रोकेंगे, और एक्सेस कैश का कलेक्शन भी अच्छा नहीं होता है तो उस पर भी हम लोग वर्क करेंगे। और इसमें हम लोग 3 पार्ट्स में हम लोग कैश का इनफ्लो आउटफ्लो देखते हैं। 3 पार्ट्स में पहला था कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, सेकेंड वन कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, और फाइनली थर्ड वन इज कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। ऑपरेटिंग में हम लोग जनरली जो डे टू डे वर्क ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस उसको हम लोग इन्वॉल्व करते थे, और वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट दोनों में अलग अलग बनेगा, मगर इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग में डायरेक्ट मेथड फॉलो करे या इनडायरेक्ट एक ही जैसा बनेगा। इन्वेस्टिंग जो था फिक्स एसेट्स से जो कैश का इनफ्लो आउटफ्लो होगा, सपोज मशीनरी को करेक्ट करेंगे, परचेज करेंगे तो कैश मेरा बाहर जाएगा तो उसको हम लोग माइनस में दिखाते हैं। इसी तरह फर्नीचर या बिल्डिंग को बेचेंगे तो पैसा आएगा, उसको हम लोग प्लस में दिखाते हैं। और इसी तरह फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में हम लोग फिक्स लायबिलिटी से रिलेटेड जैसे शेयर इशू हो गया, डिवेंचर इशू हो गया, या शेयर का रिडम्पशन, डिवेंचर का रिडम्पशन, फिक्स जो लोन है लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स जो था उसको हम लोग वहाँ शो करते थे। चलिए ये तो हम लोग का कंसेप्चुअल पार्ट हो गया। आइए एक सम्स लेते हैं जो तीनों हेड से रिलेटेड होगा। इससे हम लोग का बोर्ड में 1 मार्क्स का क्वेश्चन आता है 8 नंबर का, जिसे हम लोग इतना आसानी से सरलता से करते हैं, और एकमात्र हमारे सिलेबस में चैप्टर है। अगर हम गलती करेंगे तो हमको उसी समय पता चल जाएगा वी डिड सम मिस्टेक्स, हमने कहीं गलतियां की हैं। क्योंकि अगर तीनों हेड और जो एक्टिविटीज है हेड्स का, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग का जो नेट इंक्रीज या डिक्रीज आएगा नीचोड़ तीनों का, अगर उसमें ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट ऐड करने से अगर क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स नहीं आता है तो हम समझेंगे कि कहीं गलतियां हो गई है। ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश कैश इक्विवेलेंट और क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश कैश एंड इक्विवेलेंट क्वेश्चन में दिया रहता है। आइए एक सम्स लेते हैं जो तीनों हेड जिसमें इन्वॉल्व हो। आइए, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, from the following balance sheets of BJ Limited as on 31st March 17 and 31st March 18, 2 साल का बैलेंस शीट दे दिया है। प्रिपेयर ए कैश फ्लो स्टेटमेंट, ये 2 साल का समंक जो डाटा रहेगा उसे एनालिसिस करके हम लोग कैश फ्लो को निकालना, स्टेटमेंट बनाने को हम लोग को इसमें पूछा गया है क्वेश्चन में। इक्विटी एंड लायबिलिटीज में कुछ आइटम्स है, एसेट्स में कुछ आइटम्स है, और इसमें नोट्स टू अकाउंट्स में भी रिजर्व एंड सरप्लस का बाइफर्केशन दिया है कि रिजर्व एंड सरप्लस जो 24,000 से 42,000 हुआ है वो कैसे आया उसका भी बारे में बताई गई है। कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन है जिसको हम लोग एक बार पढ़ लेते हैं, क्योंकि हम लोग का मेथड बनाने का क्या है, जैसे चर्चा किए थे, तीनों एक्टिविटीज को एक साथ खोलेंगे, ना कि हम पहले ऑपरेटिंग का आइटम चुन चुन के डालें, फिर इन्वेस्टिंग बनाए, फिर फाइनेंसिंग। इसमें क्या होगा, एक तो टाइम ज्यादा कंज्यूम होगा, दूसरा कोई भी आइटम छूट जाने का डर है, एस्केप हो सकता है, गलतियां की संभावना बढ़ जाएगी। अतः तीनों एक्टिविटीज को हम फॉर्मेट खोलेंगे, एक एक करके सिलसिलेवार ढंग से उसका अध्ययन करेंगे। जो जिस एक्टिविटीज से कंसर्न रखेगा उसको हम लोग वहां पोस्ट करते जाएंगे। क्लियर है? इसीलिए हम लोग चूंकि एक एक आइटम को सिलसिलेवार ढंग से पोस्ट करेंगे तो उस आइटम पर हम लोग स्टार मार्क कर लेंगे। रफली आप लोग अगर क्वेश्चन में करेंगे तो पेंसिल से कर लेंगे जिसका एडिशनल इंफॉर्मेशन हो, इसलिए स्टार मार्क करेंगे, सहूलियत के लिए हम लोग करेंगे, ताकि हम लोग को जब उस आइटम का पोस्टिंग करने जाएंगे तो हम लोग को इस चीज का माइंड में ध्यान रहे कि इसका एडिशनल इंफॉर्मेशन है,
जिसको भी हमको एडजस्ट करना है। तो एडिशनल इंफॉर्मेशन में आपका दिया हुआ है दो चीज, डिप्रिसिएशन ऑन फिक्स एसेट्स है और एन इंटरिम डिविडेंड 7,000 हैज बीन पेड टू द शेयर होल्डर ड्यूरिंग द ईयर। इंटरिम डिविडेंड है। आइए एक एक करके हम लोग चर्चा करते हैं। पहले हम लोग फॉर्मेट बना लेते हैं, फिर हम लोग अभी इंटरिम डिविडेंड पर एक बार चर्चा करेंगे। कैश फ्लो स्टेटमेंट लिखा हुआ है, इसी को हम लोग यूज कर लेते हैं, क्योंकि स्थान का कमी होगा। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट ऑफ विजय लिमिटेड और हेडिंग को रेड से ही लिख लेते हैं और विजय लिमिटेड। स्पष्ट है? चलिए इस पार्ट को हम लोग कवर कर लेंगे। आइए इसको भी हम लोग ओमिट कर लेते हैं, मिटा लेते हैं, रब कर लिए। अब पहला हम लोग का जो पार्ट बनेगा वो होता है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। अमाउंट का दो कॉलम बनेगा, एक इनर कॉलम और एक आउटर कॉलम। स्पष्ट है? ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का चूंकि आइटम ज्यादा रहता है, इसीलिए इसमें थोड़ा ज्यादा स्थान देंगे और उसके बाद हम लोग डायरेक्ट चला जाएंगे इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। हम लोग तीनों का फॉर्मेट ऑलरेडी खोल देंगे और कंसर्न जो डाटा रहेगा हम लोग समंग को पढ़ेंगे, उसको पोस्ट करते जाएंगे, ना कि एक एक करके बनाएंगे तो टाइम भी ज्यादा कंज्यूम होगा और गलती की संभावना बढ़ जाएगी। थर्ड वन इज, थोड़ा सा इसमें स्पेस देते हैं, थर्ड वन है कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। अब हम लोग का फॉर्मेट तैयार हो गया। अब चलिए एक एक करके हम लोग सब सारे समंग को पोस्ट करेंगे। तो इससे फॉर्मेट में एक चीज और बाकी है, याद करेंगे। सबसे पहले हम लोग क्लोजिंग बैलेंस लिख ही लेते हैं। क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स हमारा दिया हुआ है क्वेश्चन में। एक बार ईयर देख लेंगे। कभी कभी ईयर क्या होता है, जो दिया रहता है बैलेंस शीट पहले 18 रहेगा तब 17, तो उल्टा हम लोग देखेंगे समंग को, इसलिए सीधा है कि नहीं पहले देख लेंगे। पहले 17 का डाटा दिया हुआ है फिर 18 का, तो सीधा हम लोग देखेंगे। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स आपका क्लोजिंग है 2500। इसमें क्या करेंगे, जो निचोड़ आएगा उसमें हम लोग ओपनिंग बैलेंस जोड़ते हैं। ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स आपका ओपनिंग है 2000। इसका मतलब तीनों का नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स जो लिख लेगा तीनों के समंग से, नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, वो आपका 500 लिख लेगा। ये चीज हमको पोस्टिंग याद आ गया, 500 आएगा। उसको हम लोग ऐड करेंगे ओपनिंग, तो हम लोग का क्या आ जाएगा, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ आ जाएगा। क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश कैश इक्विवेलेंट। इतना समंग को तो हम लोग पुट कर लिए जो इन्फॉर्मेशन था। अब हम लोग क्या करेंगे, सिलसिलेवार ढंग से पढ़ेंगे। शेयर कैपिटल है, शेयर कैपिटल के संबंध में कोई एडजस्टमेंट नहीं है हमारा, तो
तो शेयर कैपिटल क्या हुआ है, 45,000 से 65,000 हो गया है। इसका मतलब इशू हुआ है, शेयर कैपिटल फिक्स लायबिलिटीज है, इसको हम लोग फाइनेंसिंग एक्टिविटी में दिखाते हैं, इशू ऑफ शेयर कैपिटल। स्पष्ट है? कितना है, 45 से 65, मतलब 20,000 पैसा आया शेयर के थ्रू राइज हुआ है 20,000, तो प्लस में लिखेंगे इसको, कोई दिक्कत नहीं। रिजर्व एंड सरप्लस जो है 24 से 42 जो हुआ है, 18,000 का जो इंक्रीज दिख रहा है, उसके संबंध में आपका नोट्स दिया हुआ है। 18 में क्या बोला है, तो सबसे पहले हम उसको हम लोग उससे पीएल निकालेंगे, जो यहां पर लिखते हैं प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स, ये हमारा पहला रहता है। तो नेट प्रॉफिट इसको हम लोग को निकालना होगा, यहाँ नोट 1 लिखेंगे, उसके बारे में हम लोग को नोट बनाना होगा। ये नोट 1 हो गया, नोट 1 हम लोग यहाँ बनाते हैं, नोट 1, ये वर्किंग नोट है हमारा, वर्किंग नोट। जरूरत है नोट 1 कैसे बनेगा, देखिए हमारा जो दिया है रिजर्व एंड सरप्लस, वो उसका एडिशनल जो दिया है अकाउंट्स में, पीएल का बैलेंस दिया है, पीएल दिया हुआ है आपका, प्रॉफिट एंड लॉस दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है हमारा, प्रॉफिट एंड लॉस दिया हुआ है 15,000 से, गौर कीजिएगा कि इसमें करंट ईयर पहले दिया है, प्रीवियस तो उल्टा देखेंगे, 10 से हुआ है 15, इसका मतलब 5,000 मेरा प्रॉफिट दिया हुआ है। अब इसको जो प्रॉफिट है इस टैक्स घटने के बाद, एडिशनल इंफॉर्मेशन के बाद है, मतलब डिविडेंड का काम हो गया होगा, कुछ जनरल रिजर्व में ट्रांसफर हुआ होगा, तो हम देख रहे हैं जनरल रिजर्व में भी ट्रांसफर हुआ है, इसको एड बैक करेंगे, इसको बिफोर टैक्स ले जाना है, बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम ले जाना है। तो क्या करेंगे, जनरल रिजर्व में जो ट्रांसफर हुआ उसको ऐड करेंगे, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व कितना है आपका, एडिशनल इंफॉर्मेशन में दिया है 15 से 27,500 हुआ है, इसका मतलब 12,500, ये आपका हो गया। फिर नेक्स्ट बोल रहा है प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, तो पीएल प्रॉफिट बिफोर टैक्स का चीज है, वो तो उसको तो यहाँ नहीं दिखाएंगे। जनरल रिजर्व एक आएगा और एक इंटरिम डिविडेंड जो है वो भी एडजस्ट होगा, डिविडेंड यहीं पर, इंटरिम डिविडेंड भी हम लोग एडजस्ट करेंगे। अब इस पर हम लोग चर्चा भी करेंगे डिविडेंड पर। इंटरिम डिविडेंड आपका कितना दिया हुआ है, 7,000 है, 7,000। इसका मतलब ये जो प्रॉफिट आ गया, इसको एड बैक करके जो प्रॉफिट लाए, 7, 9, 9, 5, 14, 24,500, ये जो निकला प्रॉफिट बिफोर टैक्स हो गया, आफ्टर टैक्स है, ये आफ्टर टैक्स हो गया, क्योंकि टैक्स का आइटम नहीं है इसमें, क्वेश्चन में कहीं भी नहीं है, तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स इसी को कहेंगे। ऐसे ही आफ्टर टैक्स निकलता है, इसमें क्या करते हैं, फिर टैक्स एड वेस्ट करते हैं, तो इसमें टैक्स का डाटा नहीं है, इसीलिए हम लोग इसको बिफोर टैक्स कह सकते हैं इस क्वेश्चन में। तो नोट 1 से हम लोग इसको यहाँ पुट कर लेते हैं 24,500। अभी इंटरिम डिविडेंड का हम लोग चर्चा कर रहे थे, क्योंकि डिविडेंड या प्रोविजन फॉर टैक्स रहता है, तो उसके सापेक्ष में हम लोग क्या होता है, जिस साल का वो प्रोविजन रहता है उस साल के लास्ट में चूंकि उसकी घोषणा होती है, तो पेमेंट उस साल हो नहीं पाती है, इसलिए हम लोग प्रोपोज डिविडेंड या प्रोविजन फॉर टैक्स के संबंध में क्या करते हैं कि पिछले साल वाला को इस साल पेड दिखाते हैं और इस साल का जो प्रोपोज है उसको डिक्लेरेशन मानकर एड बैक करते हैं। तो चूंकि यहाँ पर इंटरिम डिविडेंड है तो इस साल ही पेड हुआ है, तो इसको इस साल पेड के रूप में भी दिखाएंगे। अदरवाइज अगर नॉर्मल प्रोपोज डिविडेंड रहता तो पिछले साल को हम लोग पेड के रूप में यहाँ दिखाते हैं और इस साल का एड बैक करते हैं, मगर इंटरिम डिविडेंड साल के बीच में ही इसका प्रावधान होकर पेड हुआ होगा, इंटरिम साल के बीच में, इसलिए इसी साल का है। दिखाना क्या है कि करंट ईयर का हम लोग यही दिखाते हैं, मगर करंट ईयर का हम लोग प्रोविजन में दिखाते हैं और पेड वाला प्रीवियस ईयर इसलिए दिखाते हैं कि प्रीवियस ईयर वाला प्रीवियस साल में पेड नहीं हो पाता है। तो जिस साल जिस आइटम से कैश का इनफ्लो आउटफ्लो होगा हम उसी साल दिखाएंगे, चाहे पिछले साल का क्यों ना हो। इसीलिए प्रोपोज डिविडेंड के केस में पिछले साल वाला पेड में यहाँ दिखाते हैं, करंट ईयर वाला में नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालने में, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी निकालने में हम लोग उसको एड बैक करते हैं। मगर इंटरिम डिविडेंड के केस में ही तो इसी साल का है और इस साल इसका प्रावधान भी होगा पीएल से, इसीलिए पहले हाइड कर लिए। अब इंटरिम डिविडेंड का एक एडजस्टमेंट यहाँ भी कर देंगे। इंटरिम डिविडेंड पेड की है तो साथ ही साथ करते जाएंगे, नहीं तो आइटम हमारा छूट जाएगा।
इंटरिम डिविडेंड, स्पष्ट है। इंटरिम डिविडेंड एक तो एडबैक में हम ले लिए, तो यहाँ भी हम लोग 7000 पेड में ले लेंगे। पेड हुआ है इसीलिए इसको हम लोग क्या करेंगे, ब्रैकेट में कवर कर लेंगे, इसका मतलब लेस करना है। चलिए इंटरिम डिविडेंड का हो गया। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स हम लोग निकाल भी लिए 24,500। अब हम लोग एडजस्ट करते हैं, टैक्स का आइटम नहीं था, ये निकलता नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स नहीं निकलता, इसमें टैक्स एडजस्ट करते हैं, मगर टैक्स का डाटा नहीं है हमारे पास। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, एडजस्टमेंट करेंगे नन कैश आइटम का, एडजस्टमेंट होगा नन कैश आइटम का, नन कैश आइटम्स है ना। कौन कौन है हम लोग देखेंगे जब आएगा तब। अभी हम लोग ट्रेड पेबल्स के बारे में, नेक्स्ट है हम लोग का ट्रेड पेबल्स। तो ट्रेड पेबल्स में क्या बोल रहा है, 8,700 11,000 करेंट लायबिलिटीज है, तो यहीं पे दिखाएंगे इंक्रीज इन ट्रेड पेबल्स 8,700 से 11,000 हुआ, इसका मतलब 2,300 बढ़ा है। 2,300 मेरे पास पैसा आया होगा, लायबिलिटीज बढ़ा मतलब उनको पैसा दिया इनडायरेक्ट में, चाहे उसको हम लोग लायबिलिटीज बढ़ा तो पैसा नहीं दिए, ट्रेड पेबल से भी कर सकते हैं, तो पैसा नहीं दिए तो ऑटोमेटिक मेरा इतना पैसा बढ़ गया, तो ये प्लस में रहेगा। फिर हम लोग एसेट साइड में फिक्स एसेट्स का देखते हैं, तो फिक्स एसेट्स के संबंध में डिप्रिसिएशन है, तो इसका भी हम लोग खाता खोल लेंगे फिक्स एसेट्स का। इसको हम लोग नोट नंबर 2 बनाएंगे, नोट नंबर 2 फिक्स एसेट्स का खाता खोलेंगे, फिक्स एसेट्स का खाता खोलेंगे, फिक्स एसेट्स अकाउंट। देखते हैं इससे क्या निकलता है। फिक्स एसेट्स का आपका ओपनिंग बैलेंस है 46,700, तो हम लोग टू बैलेंस बीडी लिखते हैं, टू बैलेंस बीडी 46,700, स्पष्ट है। क्लोजिंग बैलेंस आपका दिया हुआ है 83,000, तो बाय बैलेंस सीडी 83,000, यहां तक ठीक है। बाय बैलेंस सीडी 83,000, 46,700 ओपनिंग। डिप्रिसिएशन यहीं पर चार्ज होगा, तो बाय डिप्रिसिएशन लिखाता है, डिप्रिसिएशन टू फिक्स एसेट, तो इसके खाता में बाय डिप्रिसिएशन अकाउंट। कितना डिप्रिसिएशन आपका दिया हुआ है 14,700 है, 14,700। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, बैलेंसिंग कर लेंगे। इस साइड ज्यादा होगा, इसको ऐड करते हैं 700, 4 3 7, 97,700 दोनों साथ लिख लेंगे। अब यहाँ जो निकलेगा वो क्या होगा, बैलेंसिंग फिगर परचेज निकलेगा, तो कैसे अकाउंट बैलेंसिंग फिगर परचेज निकल रहा है, डेबिट साइड बढ़ रहा है। अभी भी इतना बचा हुआ, मतलब एसेट खरीदे होंगे हम लोग, कितना का खरीदे वो निकाल लेते हैं। बैलेंसिंग 7 1 और 7 हो गया 5, 51,000 का हम लोग एसेट्स को करे किए हैं। तो इसका सारा पोस्टिंग कर लेते हैं, डिप्रिसिएशन या नन कैश आइटम ऐड हो जाएगा। डिप्रिसिएशन कितना 14,700, क्लियर है। अब परचेज है फिक्स एसेट्स का, तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज का है, तो परचेज ऑफ फिक्स एसेट्स, क्लियर है। इसको यहां दिखा देंगे, साथ ही साथ पोस्टिंग करते जाएंगे ताकि छूटे नहीं कोई आइटम पोस्टिंग से। परचेज किया है मतलब पैसा बाहर गया है, ठीक है। नन कैश आइटम से मेरा हमको चूंकि कैश प्रॉफिट चाहिए, तो प्रॉफिट घटा हुआ है डिप्रिसिएशन के कारण, जिससे पैसा बाहर गए नहीं, इसलिए इसको एड बैक कर लिए। फिक्स एसेट्स का ट्रीटमेंट हो गया। नेक्स्ट आइटम हम लोग इन्वेंट्रीज देख रहे हैं, 11,000 से 13,000 करेंट एसेट्स है, तो इंक्रीज इन इन्वेंट्री, इंक्रीज इन्वेंट्री जो है 11 से 13 हुआ है, 2,000 का इंक्रीज है। इसका मतलब एसेट्स बढ़ रहा है, मतलब पैसा बाहर गया मेरा, स्टॉक परचेज किया एक तरह से, तो इसलिए कैश का आउट। एसेट जब भी बढ़ेगा तो पैसा माइनस में ही जाएगा, हमको पैसा पर इंपैक्ट देखना है, ठीक है। इंक्रीज हुआ स्टॉक, इसका मतलब उसके बदले मेरा पैसा बाहर गया, ठीक है। अब ट्रेड रिसीवर्स भी इंक्रीज है, ट्रेड रिसीवर्स भी यही दिखेगा, वर्किंग कैपिटल से पार्ट है। इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल्स कितना हुआ है, 18 से 19,500, मतलब 1,500 बढ़ा है। इसको भी लेस कर देंगे, लेस करना मतलब ब्रैकेट में लिखना। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट इसके बाद का आइटम है, जिसको हम लोग यहाँ शो कर चुके हैं। ओपनिंग 2,000, क्लोजिंग कितना, इसका निचोड़ जो आएगा नेट इंक्रीज 500 आना चाहिए।
अब डिप्रिसिएशन एडजस्ट हो गया, इंटीम डिविडेंड का भी पार्ट हम लोग एडजस्ट कर चुके हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालने में, और आपका जनरल रिजर्व का भी पार्ट हम लोग एडजस्ट कर चुके हैं। अब फाइनली हम लोग क्या करेंगे, टैक्स पेड है नहीं तो सारा का निचोड़ निकालते जाएंगे। पहले इसको हम लोग यहाँ निकाल लेते हैं, 7 5 12 के 2 हाथ में 1, 8 1 9 3, ये हो गया ऑपरेटिंग फॉर्मेट के अनुसार प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, है ना। अब इसमें वर्किंग कैपिटल का एडजस्टमेंट करेंगे हम लोग, वर्किंग कैपिटल का एडजस्टमेंट करेंगे। 39,200 है, उसमें से 2300 जुटेगा तो आपका हो जाएगा 500, 41,500, उसमें से आपका 3,500 लेस वाला आइटम है, मतलब 38,000 निकलेगा। इससे आपका 38,000 इससे निकलेगा। इसको स्क्रब कर देते हैं, वर्किंग पार्ट है। ठीक है, हम लोग एक आइटम हम लोग का स्केप कर रहा है। देखिएगा यहाँ पर एडिशनल इंफॉर्मेशन में हम लोग एक प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस छूट गया, वहां पर ध्यान देना है। प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस कितना हुआ था, 1000 से 500 हुआ था, तो उसको हम लोग यहाँ पर पहले एडजस्ट कर लेते। 1000 से वो 500 हुआ है तो हम लोग क्या करेंगे, एक आइटम छूट गया, एडिशनल को हम लोग स्केप किए थे, तो प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस के कारण भी मेरा कैश बाहर नहीं गया होगा, तो प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस को हम लोग एड बैक करेंगे 500, रिटर्न ऑफ है ये, रिटर्न ऑफ। चलिए अब ये जो आएगा वो कल आता आपका 709 ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, वर्किंग कैपिटल चेंजेस। ठीक है, अब 39,700 में हम लोग इसको जोड़ते हैं 2300, मतलब 300 11 42,000 40, 42 में फिर 3,500 लेस करना है हम लोग को, 500 11 8 38,500। यहाँ का जो नेट निचोड़ निकल रहा है 38,500, ये क्या हो गया, ऑपरेटिंग फॉर्मेट के अनुसार हम लोग लिखते चलेंगे ताकि फॉर्मेट हमारे ध्यान में भी रहे। प्रॉफिट बिफोर टैक्स, टैक्स तो है नहीं, टैक्स पेड इसमें हम लोग क्या करते हैं, रहता तो लेस करते हैं, टैक्स पेड नील है तो नील हो गया, तो इसको हम लोग बाहर निकालेंगे, ये आ जाएगा 38,500। ये जो अमाउंट है प्लस में है तो हम लोग क्या लिखेंगे, कैश फ्लो, नेट कैश फ्लो, माइनस में रहता तो कैश यूज्ड इन फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। स्पष्ट है, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस से एस्केप कर रहा था, इसीलिए हम लोग सिलसिलेवार ढंग से पढ़ेंगे, जहां हम लोग ओवरलुक करेंगे कोई आइटम पोस्टिंग से छूट जाएगा। अब हम लोग का फिक्स एसेट्स में एक ही आइटम है, दूसरा कुछ आइटम नहीं है, इसको हम लोग बाहर कर लेंगे। इसका लिख लेगा आपका फिक्स एसेट्स का 51,000 माइनस में आएगा, तो इसको लिखेंगे नेट कैश यूज्ड इन, माइनस में तो यूज्ड इन फ्रॉम, कैश यूज्ड इन फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। क्लियर है। अब इसका हम लोग देखते हैं क्या आ रहा है, इसका प्लस में ही आ रहा है 13,000। ठीक है, 7 घट गया 13,000, प्लस में है तो कैश फ्लो लिखेंगे, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। ठीक है, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। अब तीनों का निचोड़ देखते हैं, 500 आना चाहिए, जो हम लोग ऑलरेडी लिख चुके हैं, क्योंकि हमको मालूम था कि ओपनिंग जोड़ने से क्लोजिंग आएगा।
तो 38,500 प्लस में 13,000 हो गया आपका 51,500, माइनस में है 51,000, तो प्लस में आ गया 500, इसका मतलब सही है। अदरवाइज जो हम लोग 500 अभी स्केप किए थे वो चीज भी पता चल जाता, मगर हम लोग सिलसिलेवार ढंग से पढ़ेंगे तो कोई आइटम पोस्टिंग से छूटेगा नहीं। ये नोट्स टू अकाउंट्स में था, इसको हम लोग को ध्यान देने का जरूरत है। तो सारा हम लोग पोस्टिंग देख लिए, तीनों हेड का देख लिए। इंटरिम डिविडेंड का चूंकि इसी साल के बीच में पेड है, इस साल के प्रावधान में ही दिखाएंगे, नहीं तो नॉर्मल प्रोपोज डिविडेंड में क्या होता है, पिछले साल वाला का इस साल पेड होता है और इस साल के प्रावधान को हम लोग एड बैक करके वहां निकालते हैं बिफोर टैक्स में, और इस पेड में जो दिखाएंगे पिछले साल वाला, क्योंकि उस साल के अंत तक घोषणा होने के बाद पेड नहीं हो पाता है, वो होता है करंट ईयर में पेड, पिछले साल का इस साल और इस साल वाला पिछले अगले आगे आने वाले साल में पेड होगा। यही चीज प्रोविजन फॉर टैक्स में है, इसीलिए उसमें बोला जाता है बच्चों को कि रट लीजिए पिछले साल वाला पेड में दिखाना, इस साल वाला प्रावधान में। उसका कंसेप्चुअल पार्ट क्या है कि पिछले साल वाला प्रावधान होते होते नया साल आ जाता है पेड होते होते, इसलिए चूंकि इस साल पेड हो रहा है इसलिए उसको इस साल दिखाएंगे। कैश फ्लो स्टेटमेंट है, कैश फ्लो जिस साल उससे होगा, चाहे इनफ्लो हो या आउटफ्लो, उस साल उसको हम लोग पोस्टिंग करेंगे। तो ये कैश फ्लो का इंपॉर्टेंट एक सम्स था जिसको हम लोग सारे पहलू को देखे, वर्किंग नोट भी हम लोग किए हैं, और संग संग कंसर्न में जहां जहां जो एक्टिविटी से संबंधित है उसको हम लोग पोस्ट करते गए। जैसे फिक्स एसेट्स का कैश निकला परचेज का, तो तुरंत फटाक से हम लोग इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में परचेज ऑफ फिक्स एसेट डाल दिए। डिप्रिसिएशन था यहाँ, तो उसको तुरंत हम लोग यहाँ एड वेक कर लिए नॉन कैश आइटम वाला में 14,700 यहाँ। इसी तरह हम लोग सारा काम को सिलसिलेवार ढंग से करने का प्रैक्टिस करेंगे तो हम लोग का आदत में आ जाएगा और गलतियां नहीं होगी। और बहुत कंसेप्चुअल चैप्टर है, कोई विशेष इसमें नहीं है। इन फिक्स एसेट से संबंधित इन्वेस्टिंग में, फिक्स लायबिलिटी से फाइनेंसिंग में, और इस दोनों में जो नहीं आए उसको हम लोग ऑपरेटिंग में इस तरह भी समझ सकते हैं। अदरवाइज जो माल को निर्माण से संबंधित और उसका जो वर्कशॉप है बेचने से संबंधित, ऑफिस से एडमिनिस्ट्रेटिव जितना खर्चा ऑपरेटिंग में जाता है, और फिक्स एसेट से जितना कैश का इनफ्लो आउटफ्लो होगा वो जाएगा इन्वेस्टिंग में, और फिक्स लायबिलिटीज से जो इनफ्लो आउटफ्लो फाइनेंसिंग में आएगा। चलिए, ये कैश फ्लो स्टेटमेंट का एक कंप्लीट सम्स था जिसको हम लोग किए। आप लोग इस तरह के सम्स को प्रैक्टिस करेंगे, इससे 8 मार्क्स का आपके बहुधा एग्जाम में आता है, तो उसको हम लोग आसानी से बना सकते हैं। चलिए प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू।